पूना पैक्ट शेड्यूल कास्ट के ऊपर लागू है, पूना पैक्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर लागू है, तो उनमें ये तलवे चाटने वाले और दुम हिलाने वाले पैदा हो गए। धन्यवाद साथियों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जैसा कि नाम से ही पता है कि ये पिछड़े वर्ग के लोगों का, ओबीसी समाज के लोगों का संगठन है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लगातार आंदोलन के लिए भी काम किया जा रहा है और जगाने के लिए भी काम किया जा रहा है। तो सड़क पर अभी 3 चरण में हम लोगों ने आंदोलन घोषित किया है। 22 मार्च को हम लोगों ने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करने का काम किया और अभी 18 अप्रैल को पूरे देश भर में रैली प्रदर्शन करने का काम किया और 25 मई को भारत बंद करने जा रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। चौरसिया जी यहाँ से चुनाव लड़े थे और जब ये हमारे लोगों के पास वोट मांगने के लिए जा रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि थोड़ा हराने का मामला है, देख लेते हैं, थोड़ा हराना है, अभी देख लेते हैं। तो किसी को हराना था, किसी को जिताना था और हराने और जिताने के नाम पर आप लोगों ने वोट दिया और ये सोचा कि हजारीलाल चौरसिया जी को अगर वोट दे देंगे तो हो सकता वोट हमारा खराब हो जाए, क्योंकि ये जीत नहीं रहे, ये पहले ही हमारे लोगों ने मन बना लिया। लेकिन जिनको आपने जिताने के नाम पर वोट दिया या हराने के नाम पर वोट दिया, वो आज मैदान में नहीं है, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन आज भी हम लोग मैदान में हैं, कल भी मैदान में थे और आज भी मैदान में हैं और आने वाले समय में भी मैदान में रहेंगे और इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे और केवल लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे भी। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपने जिनको हराने के नाम पर वोट दिया वो आपके वोट की रक्षा नहीं कर पा रहे। जिनको वोट दिया वो आपके वोट की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को वोट डालने का मतलब वोट को गड्ढे और खड्डे में डालना है। जो आपके वोट की रक्षा ना कर सके, ऐसे आदमी को वोट देने का क्या मतलब। काउंटिंग के 2 दिन पहले सपना आया कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है और काउंटिंग के बाद क्या हुआ, कहां गायब हो गए। क्या डर है? एक को डर है कि पिताजी जेल चले जाए और दूसरे को डर है मैं ही जेल चली जाऊंगी। तो ये जो डरे हुए लोग हैं, ये डरे हुए लोगों से आप उम्मीद कर रहे हो कि संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं वो गलती पर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 26 मार्च से हम लोगों ने तथागत बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से इस यात्रा को शुरू किया। पूर्वांचल के सारे जिलों से होकर के लास्ट में ये यात्रा आज फैजाबाद जिले में पहुंची है और पूर्वांचल का समापन इस फैजाबाद जिले में हो जाए। बहुत सारा खेती किसानी का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में और जब इतनी भीषण गर्मी है और खेती किसानी का काम चल रहा है, ऐसी स्थिति में भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये जो यात्रा चल रही है उसके पीछे का मकसद है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सही दिशा में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया जाए।
लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन किससे लड़ना है ये जो तय करना है, और किसके लिए लड़ना है ये जो तय करना है, ये तय करने में पिछड़े वर्ग के लोग अभी पीछे हैं। और इसलिए हम सही दिशा में जो लड़ाई होनी चाहिए वो सही दिशा में लड़ाई हमारी नहीं हो पा रही है। इस बात को बताने के लिए, इस बात को समझाने के लिए ही ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा में जो सबसे पहले नंबर का मुद्दा है वो मुद्दा है जाति आधारित जनगणना का और ओबीसी की जनगणना का। मैं रोज कम से कम इस बात को बोलता कि आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। मैं कम से कम डेली बोलता हूं, और एक बार नहीं कई बार डेली बोलता। क्यों बोलता हूं डेली कई बार? क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों को थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए कि अरे भाई, जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की भी गिनती हो रही है, हिजड़ों की भी गिनती हो रही है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। तो हमने बहुत लड़ाई लड़ लिया दूसरों के लिए, अब कम से कम अपनी गिनती की लड़ाई लड़ ले। ये कम से कम शर्म पिछड़े वर्ग के लोगों को आनी चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए पिछड़े वर्ग के लोगों को। इस बात के लिए डेली मैं इस बात को डेली बोलता हूं, और दिन भर में कई बार इस बात को बोलने का काम अपने लोगों के बीच में करने का काम करता। आजादी के 75 साल हो, और 75 साल की आजादी में अगर पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं तो जिम्मेदार कौन? देश में लोकतंत्र है, हमारी आबादी आधे से अधिक है। 1931 में 52% थे, आज गिनती हो जाए कम से कम 60% हो जाएंगे या 65% हो जाए। आबादी हमारी ज्यादा है, लोकतंत्र में संख्या का महत्व है, वोट के आधार पर सरकार बन रही है। सवाल है गिनती क्यों नहीं हो रही है, कौन जिम्मेदार है? तो हमने अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछा कि दुनिया में कितने अजूबे हैं? तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा, पटेल जी दुनिया में 7 अजूबे। पढ़े लिखे लोगों ने बताया, अनपढ़ लोगों को तो पता नहीं होगा। तो हमने कहा 7 अजूबे हैं तो अपनी तरफ नहीं देखा क्या? बोले अपनी तरफ देखने क्या मतलब है? हमने कहा जिस देश में लोकतंत्र हो और किसी समाज की आबादी देश में आधे से अधिक हो, उस समाज की अगर गिनती तक ना हो तो दुनिया का 8वें अजूबे से कम है क्या हो? तो हम दुनिया के 8वें अजूबे हैं, इस बात को हमने स्वीकार किया है, मगर ज्यादा दिन तक बने नहीं रहना चाहते, इसलिए अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करने का कार्यक्रम लगातार चलाने का काम हम कर रहे हैं। साथियों, देश की आजादी में हमारे लोगों की भूमिका नहीं थी, इसलिए हमको हक अधिकार नहीं मिल रहे। आजादी के 75 साल में शेड्यूल कास्ट के लोगों का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ। मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब है, यह सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है। सवाल यह है कि देश की जो 85 से 90% आबादी है, उसको इस देश में अधिकार वंचित करके रखा गया। अगर किसी का बाप मर जाए तो अगर 4 बच्चे होते हैं तो चारों का हिस्सा बराबर लगता है। अगर देश में अंग्रेज थे, अंग्रेज देश छोड़कर गए तो सबको बराबर हिस्सा लगना चाहिए था। लेकिन आजादी के 75 साल में इस देश में हम लोगों को हमारा हिस्सा नहीं मिला, तो क्या हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे? क्या हमारे लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी? जब इसके बारे में हम जानकारी निकालते हैं तो हमें पता चलता है
कि अगर हमारे बाप दादा आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए होते तो आज दिल्ली में बैठ करके जो लोग देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजों को इस देश से खदेड़। वो आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, लेकिन उनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देते। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया, और खदेड़ने वालों में एक बड़ा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान थे, और पूरे देश भर में किसानों को कांग्रेस के साथ और गांधी जी के साथ जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और गांधी जी ने लिखा कि अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। ये बात गांधी जी को हर समय याद थी कि अगर उन्हें सरदार नहीं मिलते तो गांधी जी सफल नहीं होते। बस एक समय भूल गए। कब भूल गए? जब सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया तो गांधी जी भूल गए और अपनी पूरी ताकत लगा दिया, जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया। सवाल खड़ा होता है, कौन से मामले में गांधी जी से आगे थे, नेहरू जी आगे थे सरदार पटेल से? किस मामले में आगे थे, किस मामले में सरदार पटेल पीछे थे? तो पढ़ाई लिखाई के मामले में तो सरदार पटेल भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे। उम्र और अनुभव के मामले में सरदार पटेल आगे थे। त्याग और समर्पण के मामले में सरदार पटेल आगे थे। और अगर कार्य क्षमता की बात किया जाए तो देश भर की रियासतों को भारत संघ में मिलाने का काम सरदार पटेल ने किया। और एक जो कश्मीर की रियासत थी उसका लफड़ा आज तक चल रहा, जो नेहरू जी के भरोसे थी। तो प्रशासनिक क्षमता के मामले में भी सरदार पटेल आगे थे। तो किस मामले में पीछे थे? सवाल खड़ा होता, किस मामले में पीछे थे? तो केवल एक मामले में पीछे थे कि सरदार पटेल ब्राह्मण के घर नहीं पैदा हुए थे और नेहरू ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे। केवल एक मामले में पीछे थे, बाकी किसी मामले में सरदार पटेल पीछे नहीं। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। पिछड़े वर्ग के लोग सबसे ज्यादा गांधी और नेहरू के ऊपर विश्वास करते। गांधी नेहरू के ऊपर पिछड़े वर्ग के लोगों ने विश्वास किया, मगर गांधी नेहरू ने पिछड़े वर्ग के साथ में विश्वासघात करने का काम किया। संविधान सभा में एक भी ओबीसी को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया। आजादी की लड़ाई जब लड़नी थी, जब अंग्रेजों को भगाना था, तब ओबीसी योग्य था, लायक था। लेकिन जब संविधान सभा में भेजने का मामला आया तो एक भी लायक ओबीसी कांग्रेस और बीजेपी के कांग्रेस के लोगों को नहीं मिला, और एक भी ओबीसी नहीं मिला नेहरू और गांधी को, और एक भी ओबीसी को टिकट देने का काम नहीं किया नेहरू और गांधी ने। जब संविधान सभा में ओबीसी था ही नहीं तो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई संविधान सभा में कैसे होती? कांग्रेस का तो बहुमत था, लड़ाई कैसे होती संविधान सभा में ओबीसी की? डॉक्टर अंबेडकर को ही ओबीसी की लड़ाई संविधान सभा में लड़नी पड़ी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर तो शेड्यूल कास्ट थे, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर आप तो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ो, ओबीसी का मामला हम देख लेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर को लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, लग रहा ओबीसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस के विरोध में एक दो ओबीसी के लोग जो चुनाव जीतकर संविधान सभा में गए थे, उनको अपने घर बुलाया, खाना खाने के लिए बुलाया, और कहा अरे बोलो तो संविधान सभा में कि हमें भी चाहिए, बोलो तो। उन लोगों ने कहा क्या बोले, वो इतने बदमाश लोग हैं, कांग्रेस के लोग इतने बदमाश लोग हैं, वो बोलने ही नहीं देते किसी को, मजाक बना लेते, कोई बोलता है तो हुटिंग करते, और वो बदमाश लोग कुछ देने वाले हैं क्या, क्या बोले? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा बोलो हम हैं, बोलो हम हैं। तो बड़ी मुश्किल से आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखने में डॉक्टर अंबेडकर कामयाब हो गए।
और आर्टिकल 340 लिखने में कामयाब हुए तो नेहरू को कहा, नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, नेहरू को कहा आयोग बनाओ पिछड़े वर्ग के लिए। नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफे में एक बड़ा कारण था कि नेहरू पिछड़े वर्ग के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, इससे मैं दुखी हूं और दुखी होकर के इस्तीफा देने का काम कर रहा। आज तो पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े बड़े नेता, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री भी अपने को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं। गिनती नहीं हो रही है। हम तो किसी को इस्तीफा देने की बात नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं इस्तीफा देने में तो बहुत बड़ा कलेजा लगता है, उसकी तो औकात ही नहीं है, तो किसी को इस्तीफा देने की बात नहीं करते। हम तो केवल इतना कहते हैं, अरे बोलने के लिए गए हो तो पार्लियामेंट में बोलो तो, कि जानवरों की गिनती होती है हमारी नहीं होती है, बोलो तो कम से कम पार्लियामेंट में। बोलते भी नहीं हो। जब हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आते हो तब ये कहते हो हम ओबीसी है, हम तुम्हारी बिरादरी के हैं, और जब पार्लियामेंट में चले जाते हो तब कहते हो हम कांग्रेस के हैं, हम भाजपा के हैं, तब हम ओबीसी के हैं, ये नहीं बोलते हो। वोट लेने के लिए ओबीसी हो, वोट लेने के लिए शेड्यूल कास्ट हो, और जब बोलना होता है पार्लियामेंट में तब बोलने के लिए ओबीसी नहीं हो, शेड्यूल कास्ट नहीं हो, तब बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन से जब लड़ करके शेड्यूल कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और डबल वोटिंग का अधिकार लेकर के आए थे, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने लंदन में इस बात का विरोध किया था, लेकिन अंग्रेज गांधी जी की बातों को मानने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था। तो गांधी जी भारत आए और भारत में अनशन पर बैठ गए और अंग्रेजों को कहा, अगर आप हमें आजादी देना चाहते हो और इसके बदले में शेड्यूल कास्ट को अधिकार देना चाहते हो तो ऐसी आजादी हमको नहीं चाहिए। और गांधी जी अनशन पर बैठ गए और बाबा साहब अंबेडकर को कहा, अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो तो हम अपनी जान गंवा देंगे, हम मर जाएंगे, और अगर हम मर जाएंगे तो तुम्हारे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। धमकी भी दिया, केवल इतना नहीं कहा मर जाएंगे, अगर हम मर जाएंगे तो तुम्हारे लोग तो देश भर में कमजोर हैं और देश भर में कांग्रेस के लोग मजबूत हैं, तो तुम्हारे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। और कई जगह अछूतों की बस्तियों को जलवाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, जिससे मजबूर होकर बाबा साहब अंबेडकर को पूना पैक्ट करना पड़ा। और जब पूना पैक्ट हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि पूना पैक्ट की वजह से शेड्यूल कास्ट में दलाल पैदा होंगे, भड़वे पैदा होंगे, चमचे पैदा होंगे और कुत्ते पैदा। और ये भी लिखा, ये जो कुत्ते पैदा होंगे ये भौंकने वाले कुत्ते नहीं होंगे, ये काटने वाले कुत्ते भी नहीं होंगे, ये मालिक के सामने बैठकर दुम हिलाने वाले और मालिक के तलवे चाटने वाले कुत्ते पैदा होंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि पूना पैक्ट शेड्यूल कास्ट के ऊपर लागू है, पूना पैक्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर लागू है, तो उनमें ये तलवे चाटने वाले और दुम हिलाने वाले पैदा हो गए। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ओबीसी को तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही नहीं है, माइनॉरिटी को तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही नहीं है। जिसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है और जो जनरल सीट से चुनाव जीत करके जा रहा है, उसमें इस प्रजाति के कैसे पैदा हो गए, उसमें कैसे पैदा हो गए, ये सवाल खड़ा होता। वो क्यों नहीं बोल रहे? जो रिजर्व सीट से चुन के गए उनका तो समझ में आ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिख दिया। लेकिन जो जनरल सीट से चुनाव जीत के जा रहे हैं, किसी के रहमो करम पे जीत के नहीं जा रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बड़ा सवाल पैदा हो गया। वो ना बोले, इसके लिए पार्टी अनुशासन के नाम पर दल बदल कानून बनाया गया, बीप का कानून लाया गया कि अगर पार्टी लाइन से हटकर कोई सांसद बोलेगा तो उसकी सदस्यता खत्म कर देंगे। तो जिसको आप अपनी बिरादरी का समझकर जिताते, जिसको आप अपनी जाति का समझकर जिताते,
जिसको आप ओबीसी समझकर जिताते हो, वो आपकी जाति बिरादरी ओबीसी नहीं है। वो जिस पार्टी से जीत कर जाता है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधीन है, उसके अधीन है। इसीलिए जब वो वहां जाता तो कहता मैं कांग्रेस का हूं, भाई हमारी पार्टी बोलने नहीं दे रही है, क्या करो। हमसे बहुत सारे लोग प्राइवेट में मिलते हैं तो कहते विकास जी लड़ाई तो आप बिल्कुल सही लड़ रहे हैं, बात भी आपकी सही है, लेकिन क्या करें, हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमारी पार्टी बोलने का इजाजत ही नहीं दे रही है। तो बोल नहीं सकते तो ये गुलाम सांसद हो गए। शेड्यूल कास्ट के सांसद गुलाम हो गए, शेड्यूल ट्राइब के सांसद गुलाम हो गए, ओबीसी के सांसद गुलाम हो गए, माइनॉरिटीज के सांसद गुलाम हो गए, ये गुलाम सांसद हो गए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि अगर इनको जमहाई ना आए, जमहाई नेचुरल काल है, तो नेचुरल काल जमहाई होने की वजह से ये मुंह खोलते हैं, अगर जमहाई ना आए इनको तो ये पार्लियामेंट में मुंह भी खोलने का काम नहीं करते हैं। तो आज ये स्थिति देश के अंदर है। इस स्थिति को हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो कांग्रेस से जीत के जा रहे हैं वो नहीं मुंह खोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी। जो बीजेपी से चुनाव जीत के जा रहे हैं वो भी मुंह नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। लेकिन जो सपा से जीत के जा रहे हैं, जो बसपा से जीत के जा रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों से जीत के जा रहे हैं, वो क्यों नहीं मुंह खोल रहे? वो इसलिए नहीं मुंह खोल रहे हैं कि उनका जो अध्यक्ष है वो डरा हुआ है जेल जाने से, और जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया, और जो मर गया वो कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो ये मरे हुए लोग हैं, केवल डरे हुए नहीं, मरे हुए भी लोग हैं। और ये जो मरे हुए लोग हैं इनसे कोई लड़ाई लड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब ये जिंदा थे तो लड़ाई लड़ते थे, जब डरे नहीं थे तो लड़ाई लड़ते थे। अभी डर गए तो मर गए, और जब मर गए तो ये कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। ये बात भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सेंसस कमिश्नर ने जवाहरलाल नेहरू को संपर्क किया कि देश में अंग्रेज थे तो हर जाति की जनगणना करते थे, अभी अंग्रेज चले गए, अभी जनगणना कैसे होगी? जवाहरलाल नेहरू ने सोचा, अरे कांग्रेस को तो ब्राह्मणों ने बनाया, फिर भी सरदार पटेल ने कांग्रेस के अंदर बहुमत बना लिया। कांग्रेस किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। इसके बावजूद भी सरदार पटेल ने जिस कांग्रेस को ब्राह्मणों ने बनाया, उसी कांग्रेस के अंदर सरदार पटेल ने बहुमत बना लिया, और हम बहुमत नहीं बना पाए। तो कांग्रेस में जब इन्होंने बहुमत बना लिया, समाज तो इन्हीं का है। 85 से 90% आबादी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की है, माइनॉरिटी की है। अगर हर 10 साल में जनगणना के आंकड़े आते रहे और ये बात पता चलती रही कि देश में ब्राह्मणों की आबादी 3.5% है, तो लोग सोचेंगे, अरे 3.5% वाले को हर बार प्रधानमंत्री क्यों बनाए? सोचेगा कि नहीं सोचेगा? आदमी सोचेगा। अगर हर बार आंकड़े आए, ब्राह्मणों की आबादी कितनी? 3.5%, ब्राह्मणों की आबादी कितनी? 3.5%, ब्राह्मणों की आबादी कितनी? 3.5%। ये आंकड़े जब आएंगे तो आदमी सोचेगा, यार ओबीसी की आबादी 52%, शेड्यूल कास्ट की आबादी 15%, आदिवासी की आबादी 7.5%, मुसलमान की आबादी 15%, और 3.5 वाले को क्यों प्रधानमंत्री बनाए बार बार? तो आदमी सोचेगा, और 3.5 वाले को प्रधानमंत्री बार बार नहीं बनाएगा। तो नेहरू ने सोचा, अगर जाति आधारित जनगणना होगी ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए नेहरू ने जाति आधारित जनगणना को बंद कर, जाति आधारित जनगणना बंद कर दिया, और हिंदू के नाम पर हमारी जनगणना शुरू हो गई। अब हिंदू के नाम पर जब हमारी जनगणना शुरू हो गई, तो हिंदू का नेता तो रजिस्टर्ड ब्राह्मण है, उसको कुछ करने की जरूरत हो रही है। हिंदू का नेता रजिस्टर्ड ब्राह्मण है, तो हिंदू के नाम पर जब कोई बात होती है तो नेता अपने आप ही ब्राह्मण बन जाता है।
अगर शेड्यूल कास्ट के नाम पर कोई बात हो तो नेता शेड्यूल कास्ट बनेगा, आदिवासी के नाम पर कोई बात हो तो नेता आदिवासी बनेगा, ओबीसी के नाम पर कोई बात हो तो नेता ओबीसी बनेगा, लेकिन जब हिंदू के नाम पर कोई बात होती है तो नेता ब्राह्मण बनता है। तो हमारे लोगों का अकाउंट, हमारे लोगों को ब्राह्मणों के खाते में नेहरू ने जमा कर दिया और फिर ब्राह्मण हो गए बहुसंख्यक। जो 3.5% के ब्राह्मण अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक हो गए, क्योंकि हमारे लोगों को अपने खाते में जमा कर लिया और हमारे लोगों को पता भी नहीं चला। और इसी वजह से ये जमा होने की वजह से 75 साल में आजादी के एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, एक भी आदिवासी देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। प्रचार करते रहते ब्राह्मण मुसलमानों से खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, किधर खतरा है? 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, खतरा किधर है? और एक भी ओबीसी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं है। देवगौड़ा जी कुछ दिन के लिए बने थे, जाति आधारित जनगणना करने का फैसला लिया तो उनकी सरकार गिरा दी। चौधरी चरण सिंह कुछ दिन के लिए बने थे, उनकी सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। अब आप कहेंगे कि लग रहा है पटेल जी को पता ही नहीं है मोदी 8 साल से प्रधानमंत्री है और ये कह रहे कोई 5 साल के लिए ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री नहीं बना। तो मोदी के बारे में थोड़ा एक बात इत्मीनान से बताना चाहता। एक बार हम लोगों ने अपने जिले में ग्राम प्रधानों की लिस्ट निकाला कि जितने बैकवर्ड क्लास के और शेड्यूल कास्ट के ग्राम प्रधान हैं उनको मिलना है, मुलाकात करना है। तो मुलाकात करने के लिए जब एक प्रधान जी के गांव में घुसे तो एक आदमी बकरी चरा रहा था। तो उस आदमी को हम लोगों ने पूछा कि अरे भाई प्रधान जी का घर कौन सा है? तो आदमी ने इशारे से बताया, कौन? बकरी चराने वाले ने इशारे से बताया प्रधान जी का घर वो सामने दिख रहा। प्रधान जी के घर में हम लोग घुस गए तो पता चला ये तो बाबू साहब का घर है। अब हम लोग कंफ्यूज हो गए, दल लिस्ट में शेड्यूल कास्ट का प्रधान है और ये तो घर में घुस गए बाबू साहब के, लग रहा गलत घर में घुस गए। तो बाबू साहब को हम लोगों ने पूछा, प्रधान जी आप ही हैं क्या? थोड़ा हिचकिचाए और थोड़ा हिचकिचाने के बाद फिर उन्होंने कहा, प्रधान तो हम ही रहते हैं लेकिन इस बार सीट रिजर्व हो गई थी इसलिए दूसरे को बना दिया। तब तक वो बकरी चराने वाला आदमी भी वहां पहुंच गया। तो उन्होंने कहा इन्हीं को बना दिया है। तो वो प्रधान जो है वो अपना घर भी नहीं बताता कि प्रधान का घर ये है, वो बनाने वाला का घर बताता है कि ये प्रधान का घर है। तो बाबू साहब ने कहा बैठिए आप लोग, उनको लगा होगा किसी सरकारी डिपार्टमेंट से आए हैं, कोई काम होगा तो बैठिए, पानी चाय पीजिए, जो भी काम होगा हो जाएगा, चिंता मत करिए, बैठिए। तो हमने कहा बैठना तो है ही, लेकिन पहले ये बताइए कि ये जो प्रधान जी हैं इनकी मुहर आपके घर रहती है या इनके घर रहती, पहले ये बताइए। बोले रजिस्टर भी हमारे घर रहता है, मुहर भी हमारे घर रहता है, हम ही ने बनाया है। तो प्रधान जी केवल भ्रष्टाचार में, घोटाला में जेल जाने के लिए प्रधान है, बाकी किसी काम के लिए प्रधान नहीं है। बाकी सारा का सारा काम बाबू साहब ही करते हैं। तो ये जो स्थिति है, जैसे गांव में बड़े लोग प्रधान बना ले रहे हैं वैसे देश में बड़े लोग प्रधानमंत्री बना ले रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। और मैं ऐसे नहीं किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, मेरे पास सबूत है। ऐसे नहीं आरोप लगा रहा हूं, सबूत है। आप मूर्ख से मूर्ख आदमी को खोजो और उसको कहो ये पकड़ कुल्हाड़ी अपने हाथ में और अपने पैर पर मार लो, मारेगा? कहेगा मैं इतना मूर्ख हूं, लेकिन इतना मूर्ख थोड़े हूं अपना पैर अपने हाथ से काटूंगा, नहीं मारे। तो नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तो मूर्ख कहा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री को मूर्ख कौन कहेगा भाई? कैसे कहा जा सकता? कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए
आईएएस की परीक्षा पास किए तो उनकी नियुक्ति को रोक दिया, ट्रेनिंग में ही हो गई थी, उसके बाद रोक दिया। अब ये तो स्वाभाविक नहीं है कि कोई ओबीसी का आदमी ओबीसी की नियुक्ति को ही रोक देगा, ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि कोई मूर्ख आदमी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। लेकिन पहली कुल्हाड़ी चली जब 314 ओबीसी के बच्चों की नियुक्ति को रोक दिया। दूसरी कुल्हाड़ी चली, ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। तीसरी कुल्हाड़ी चली, बजट में ओबीसी के डेवलपमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। और चौथी कुल्हाड़ी चली जब जाति आधारित जनगणना का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एफिडेविट दे दिया सरकार ने कि हम गिनती नहीं कर सकते। और पांचवी कुल्हाड़ी चल रही है, लेटरल एंट्री। अब पिछड़े वर्ग के लोग इतने भी पिछड़े नहीं रहे, अब वो जनरल में फाइट करने लगे। पिछड़े वर्ग के लोग इतने भी पिछड़े नहीं रहे, अब वो जनरल में फाइट करने लगे। और जब वो जनरल में फाइट करने लगे तो इन बदमाशों ने नियम निकाला कि अब ओबीसी के कोटे के अंदर रहेगा, शेड्यूल कास्ट के कोटे के अंदर रहेगा। तो आप मेरिट निकाल कर देखो, ओबीसी की मेरिट हाई जाती है, जनरल वालों से ज्यादा हाई ओबीसी की मेरिट जाती है। उनको पता चल गया अगर 50% भी SC ST ओबीसी ले लिए तो 50% तो रहेंगे ही। अगर 50% रहेंगे तो नीति निर्धारण में ये आ जाएंगे, और नीति निर्धारण में आ जाएंगे तो इनके खिलाफ नीति बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने रास्ता निकाला कि अब बगैर परीक्षा के ही IAS बना लिए जाए। लेटरल एंट्री ले आया, और लेटरल एंट्री में प्रधानमंत्री अपने को कहते मैं पिछड़े वर्ग का हूं। एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को लेटरल एंट्री में, एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को रखने का काम नहीं किया, सारे के सारे उन्हीं लोगों को रखने का काम किया। सवाल यह है, अगर मोदी जी के पास पावर होती तो ये कुल्हाड़ी नहीं चलती। इसका मतलब मोदी जी का चेहरा है, पीछे कोई और है। इसलिए मैं कहता कि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने मोदी का मुखौटा लगाया कि पिछड़े जागृत हो रहे। अगर वोट लेना है, ब्राह्मण का चेहरा दिखाएंगे वोट मिलेगा नहीं, तो पिछड़े वर्ग का चेहरा दिखाओ और वोट ले लो, और पीछे से सरकार हम ही लोग चलाए। कठपुतली की नाच देखा है क्या आप लोगों ने? कुछ लोगों ने देखा होगा जो पुराने लोग। तो जब कठपुतली नाचती थी, संत जी कह रहे देखा है, हाथ उठाए। जब कठपुतली नाचती थी तो कठपुतली नाचते हुए दिखती थी, नचाने वाला दिखता नहीं था। तो मोदी नाचते हुए दिखता है, नचाने वाला मोहन भागवत किधर दिखता है? नचाने वाला मोहन भागवत दिखता नहीं है। हमारे लोगों को लगता मोदी सारा कर रहा है। मोदी कैसे करेगा? ओबीसी का आदमी ओबीसी के पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारेगा? मोदी का नहीं, मोहन भागवत की कुल्हाड़ी चल रही है। और जब हम लोगों ने इस पर आरोप लगाने शुरू किए कि पीछे से सरकार मोहन भागवत चला रहे हैं, तो मोहन भागवत ने बयान दिया और कहा हम सरकार के डे टू डे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। मोहन भागवत ने क्या बयान दिया? हम सरकार के डे टू डे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। इसका दूसरा मतलब यह है कभी कभी हस्तक्षेप करते। इसका दूसरा मतलब है रोज हस्तक्षेप नहीं करते, मगर कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं। और वो हस्तक्षेप कब करते हैं? जब ओबीसी का मामला आता है, जब एससी का मामला आता है, जब एसटी का मामला आता है, जब हमारे हक अधिकार का मामला आता है, तो आरएसएस का हस्तक्षेप होता है। तो ये जो बात है, ये बात हम लोगों को समझने की बात है, क्योंकि देश में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, अरे मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है। 75 साल में देश की लोकसभा में जहां से कानून बनता है, वहां ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। कार्यपालिका में 79.2%, 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। शेड्यूल कास्ट का कोटा नहीं पूरा हुआ, शेड्यूल ट्राइब का नहीं पूरा हुआ, ओबीसी का नहीं पूरा हुआ।
और खतरा मुसलमानों से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तो दशा ही निराली। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद ही फैसला कर लिया कि जज की नियुक्ति जज ही करेगा। खुद ही फैसला कर लिया कि जज की नियुक्ति जज ही करेगा। और एक बार कॉलेजियम सिस्टम से अगर जजों का नाम सरकार को भेज दिया जजों ने, सरकार ज्यादा से ज्यादा एक बार वापस कर सकती है कि आप इस पर पुनर्विचार करो। और अगर दोबारा फिर भेज दिया तो सरकार को नियुक्त करना है, सरकार मना नहीं कर सकती। हो क्या रहा है इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि जब मिश्रा जी को जज बनाना होता है तो दुबे जी मिश्रा जी को टेलीफोन करते और मिश्रा जी को दुबे जी कहते हैं, मिश्रा जी आप जज बनाने जा रहे, तो हमारा एक भतीजा है, काफी दिन से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, थोड़ा आप देख लेना उसको। तो मिश्रा जी कहते हैं, दुबे जी आपके भतीजे को नहीं देखेंगे तो किसके भतीजे को देखेंगे? जरूर देखेंगे। तो मिश्रा जी दुबे जी के भतीजे को देख लेते हैं, जज बना देते हैं। और फिर दुबे जी का जज बनाने का नंबर आता है तो मिश्रा जी दुबे जी को टेलीफोन करते, दुबे जी याद है ना आपके भतीजे को हमने जज बनाया था? तो दुबे जी कहते हैं, अरे मिश्रा जी आपका एहसान कैसे भूल सकते हैं? तो मिश्रा जी कहते हैं, तो दुबे जी हमारा भी एक भांजा है, थोड़ा उसको भी देख लेना। तो दुबे जी के भतीजे को मिश्रा जी ने देख लिया और मिश्रा जी के भांजे को दुबे जी ने देख लिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भाई भतीजावाद है और जातिवाद है और एक ही जाति के लोगों का कब्जा है, ना मुसलमान है और ना हम है। कौआ कान ले गया, कान देख नहीं रहे हो, कौन से पेड़ पर कौआ बैठा है दौड़ा रहे हो? अरे पहले देखो तो सच्चाई क्या है। वो कह रहे हैं मुसलमानों से खतरा है, आप मान लिए मुसलमानों से खतरा है। अब जहां से कानून बनता है वहां ना हम है ना मुसलमान है, जहां से कानून पर पालन होता है वहां ना हम है ना मुसलमान है, जहां से न्याय मिलता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वहां ना हम है ना मुसलमान है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहते हैं, जितने अखबार आप पढ़ते हो, जितने टीवी चैनल आप देखते हो, उसके मालिक और संपादक का नाम निकाल लो, ना हम है ना मुसलमान है। अरे माइक वाला डंडा पकड़ने के लिए तो हमारा आदमी को खड़ा नहीं करते, संपादक और मालिक कहां से बनाएंगे? है ही नहीं। सारे लोकतंत्र पे ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश पर कब्जा कर लिया। यही बात ज्योतिबा फूले 1848 में समझा रहे, यही बात साहू महाराज समझा रहे थे, यही बात बाबा साहब समझा रहे थे और यही बात पेरियार रामास्वामी नायकर समझा रहे थे। लेकिन तब पिछड़े वर्ग के ऊपर आजादी का नशा सवार था। आज भी नशा कुछ लोगों के ऊपर है, गाना गाते रहते, दे दी हमें आजादी बगैर खड़क बगैर ढाल और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे आजादी के 75 साल में जानवरों की गिनती हो गई, हमारी नहीं हुई, फिर भी गाना गा रहे, दे दी हमें आजादी बगैर खड़क बगैर ढाल। अरे समझो तो भाई, इसको समझो कि ये जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सहयोग हमारा लिया गया लेकिन कब्जा ब्राह्मणों का करवाना था। ये लक्ष्य आजादी की लड़ाई में ही रखा गया था और इसके भी सबूत हैं। ज्योतिबा फूले के पास जब रनाडे नाम के ब्राह्मण गए और कहने लगे शामिल हो जाओ आजादी की लड़ाई में, तो रनाडे को ज्योतिबा फूले ने कहा कि तुम ब्राह्मण लोग अगर तुम बकरी भी चराने का काम करोगे तो पहले ऊंट पर बैठ जाओगे, फिर बकरियां हाँकने का काम करोगे। तुम ऊंट पर बैठकर बकरियां हाँकने वाले ब्राह्मण लोग कल अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आएगा और जब तुम्हारा राज आएगा तो हमारे जैसे कुर्मी किसानों के साथ में तुम बराबरी का व्यवहार करोगे। मेरा यकीन, मेरा विश्वास नहीं है, मैं नहीं आता तुम्हारी लड़ाई में। ज्योतिबा फूले ने मना कर। 1918 में जब साउथ बरो कमीशन आया, साहू महाराज जिंदा थे। साहू महाराज ने भास्कर राव जाधव को कहा मांगो ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण। बाबा साहब अम्बेडकर को कहा मांगो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण। तिलक उस समय कांग्रेस के नेता,
तिलक को बहुत मिर्ची लग गई और तिलक ने अकोला में भाषण दिया, भुसावल में भाषण दिया और कई जगह भाषण दिया। और जो उनका केसरी नाम का अखबार निकलता था उसमें छापा, क्या भाषण दिया। तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाने, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने, तेली तमोली और कुनबटों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेंगे, कुर्मी हल चलाएंगे, दर्जी कपड़े सिलेंगे। किसने कहा? तिलक ने। जिसके बारे में आधा पढ़ाया जाता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये तो आधा हो गया ना। इसको अगर पूरा करना है तो ये भी पढ़ाओ कि तेली तमोली और कुनबटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। जब दोनों पढ़ाओगे तो ओबीसी एससी एसटी का आदमी इस बात को समझ जाएगा कि तिलक के स्वराज्य में हम शामिल नहीं हैं। आधा पढ़ाते हो तो हमारे लोग लगता हमारे लिए ही तिलक लड़ रहे। तो ये सबूत है कि ब्राह्मण हम लोगों को देना कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों से लड़े को लड़ने की औकात तो ब्राह्मणों की है नहीं। लड़ने की औकात है क्या ब्राह्मण? इतना वो मुगलों का मुसलमानों का विरोध करते हैं। और जब मुगल थे देश में, बताओ इतिहास में एक ब्राह्मण शहीद हुआ हो? मुगलों से लड़ाई में एक ब्राह्मण शहीद हुआ हो? इतिहास बताओ। लड़े हमारे लोग। शिवाजी महाराज जब मुगलों से लड़ रहे थे तो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी नाम का ब्राह्मण था, वो मुगलों से मिल गया और मुगलों से मिल करके शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार से वार कर दिया। शिवाजी महाराज ने जब तलवार अपनी चलाई तो उसके बीच से दो टुकड़े हो गए। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी के बीच से दो टुकड़े हो गए। तो ब्राह्मण तो मुगलों के साथ मिले हुए। इनका लड़ने का चरित्र नहीं है, लड़ाने का चरित्र है। लड़ने का चरित्र नहीं है, लड़ाने का चरित्र है। हमें आपस में लड़ाते, हमें दूसरों से लड़ाते हैं, लड़ते हम हैं और मौज वो करते हैं। अंग्रेजों से हमारे पुरखे लड़े, लेकिन जब सत्ता की मलाई काटना हुआ, जब देश पर राज करना हुआ तो इन्होंने कब्जा कर लिया। आज भी मुसलमानों से कौन लोग लड़ रहे हैं? 16 नवंबर 1992 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। संविधान में क्रीमी लेयर कहीं नहीं है, बल्कि जब संविधान में क्रीमी लेयर का प्रस्ताव लाया गया तो संविधान निर्माताओं ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। इसलिए शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं है, तो ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर क्यों लगाया? ये मधुलिमीय नाम के समाजवादी ब्राह्मण थे, वो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बने और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया और कहा ये स्वतः समापनीय आरक्षण व्यवस्था है, क्योंकि इससे आरक्षण ऊपर से भी साफ हो जाएगा, नीचे से भी साफ हो जाएगा। जो अपने बच्चे को पढ़ा लेगा वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा और जो पढ़ा नहीं पाएगा वो ऐसे ही आरक्षण नहीं पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं ब्राह्मण चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजनवादी हो, चाहे कोई भी वादी हो, वो ब्राह्मण ही होता है। और जो ब्राह्मण होता है वो एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार पर ढांका ही डालता है, क्योंकि शेर अगर बकरी से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? खाएगा क्या? ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मण जो है वो परजीवी है, हमारे ऊपर जीवित है ना। बच्चा हम पैदा करते हैं, नाम कौन रखता है? पंडित जी रखते हैं। बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा हम करते हैं। शादी कौन करवाता है? पंडित जी करवाते हैं। घर हम बनाते हैं, गिरी प्रवेश कौन करता है? पंडित जी करते हैं। ये तो जिंदा वाला बता दिया, मरने के बाद छोड़ते हैं क्या? जिंदा भी खाता है और मरने के बाद भी खाता है। तो ब्राह्मण परजीवी है और हमारे राशन पर पलता है, लेकिन हमारे राशन पर पलने वाले लोग शासन में चले गए। हमारे राशन पर पलने वाले लोग शासन में चले गए और जिनको शासन में जाना चाहिए था वो राशन पे आ गए। हमारे लोगों को राशन पे ला दिया और खुद शासन पे चले गए।
हमारे कुछ मित्र चुनाव लड़े थे, जैसे चौरसिया जी यहाँ लड़े थे, ऐसे और भी लड़े थे। वो दूसरे एक चौरसिया देवरिया से लड़े थे, वो भी चौरसिया जी है। तो उन्होंने हमको बताया, मैं देवरिया गया था, उन्होंने कहा, हमने कहा क्या अनुभव रहा चुनाव का? कहे चुनाव का तो जो अनुभव रहा अच्छा ही रहा, एक अनुभव बहुत बड़ा रहा। हमने कहा वो क्या रहा? कहे जब गांव में वोट मांगने जाते थे तो महिलाएं कहती थी, अरे कैसे आपको वोट दे दे भाई, नमक तो मोदी जी का खाया है, आपको वोट कैसे दे दे, नमक तो मोदी जी का खाया है। बोले इसका क्या जवाब है? हमने कहा जवाब है इसका, हम बताते हैं क्या जवाब है इसका। इसका जवाब है, हजारों साल से हमने उनको नमक खिलाया, पंडित लोगों को, साला पैदा होने से लेकर के मरने के बाद तक, और हर साल पितरपक्ष में खिलाया कि नहीं खिलाया? उन्होंने कभी भी हमारे साथ नमक हलाली करने का काम नहीं किया, हमेशा हमारी जड़ ही खोदते रहे। अब ये जो नमक हमारे लोग खा रहे हैं, ये ना योगी के बाप का है, ना मोदी के बाप का है, ना मोहन भागवत के बाप का है। ये जो नमक है, ये ना योगी के बाप का है, ना मोदी के बाप का है, ना मोहन भागवत के बाप का है। किसके बाप का है? तो ये हमारे ही बाप का है। क्यों है? क्योंकि जब हम कपड़ा खरीदते हैं ना, तो उसका भी टैक्स देते हैं। हम चप्पल खरीदते हैं ना, तो उसका भी टैक्स देते हैं। हम पेट्रोल डीजल खरीदते हैं ना, तो उसका भी टैक्स देते हैं। हम जो सामान खरीदते हैं, जो सामान बेचते हैं, उसका टैक्स देते हैं, और वो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है। तो पैसा किसका हुआ? हम टैक्स दिए, वो पैसा सरकार के पास गया, तो पैसा किसका हुआ? हमारा ही हुआ, पब्लिक का हुआ। और फिर उसी पैसे से ये नमक और ये अनाज भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे ही पैसे से हमको दिया जा रहा है। ये मोदी के बाप का, मोहन भागवत और योगी के बाप का नहीं है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे लोग नमक खा के नमक हराम नहीं कर सकते, तो इसलिए अपने लोगों को बता रहे हैं कि ये नमक हमारा है, अपना ही नमक खा रहे हैं। लेकिन जो हजारों साल से हमारा नमक खाए और हमारा जड़ खोदने में लगे हैं, उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे। उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा, उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। हजारों साल से नमक खिलाया है। तो जब ये धोखेबाजी हुई मंडल कमीशन में, तो ओबीसी के लोगों को क्या करना चाहिए था? दिल्ली का संसद भवन घेरना चाहिए था। अरे भाई, शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या उतना आरक्षण, आदिवासी की जितनी संख्या उतना आरक्षण, तो ओबीसी की जितनी संख्या उतना आरक्षण क्यों नहीं घेरना चाहिए था? शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं, शेड्यूल ट्राइब को क्रीमी लेयर नहीं, तो ओबीसी को क्रीमी लेयर क्यों घेरना चाहिए था? मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश बीपी सिंह ने लागू किया, बाकी लागू ही नहीं किया, तो घेरना चाहिए था, बची सिफारिश से लागू किया जाए। लेकिन जिनको दिल्ली घेरना चाहिए था, वो बाबरी मस्जिद घेर लिए। जिनको दिल्ली का संसद भवन घेरना चाहिए था, वो बाबरी मस्जिद घेर लिए। और कैसी मस्जिद घेर लिए? जिसमें बहुत सालों से नमाज ही सैकड़ों साल से नहीं पढ़ी गई थी, ऐसी मस्जिद घेर लिए। क्यों घेर लिए? क्योंकि पंडित जी लोगों ने हमारे लोगों को समझाया। आपके फैजाबाद के ही एक बहुत बड़का नेता थे उस समय, विनय कटियार, आज पता है कहाँ है? मुझे तो पता नहीं कहाँ है, हो सकता है आप फैजाबाद के हैं तो पता हो कहाँ है। पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है आजकल। लेकिन उस समय बहुत बड़का नेता थे विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंभरा, ऐसे तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे किया और पिछड़े वर्ग के गली मोहल्लों में भेजा गया। और कहा गया, क्या कहा? कहा अरे अयोध्या में राम जी का मंदिर हम लोग बनाना चाहते। तो हमारे ओबीसी समाज के लोगों ने कहा बनाना चाहते हो तो बनाओ, पैसे वैसे की दिक्कत है तो हमसे भी ले लो। बोले पैसे की दिक्कत नहीं है। बोले फिर क्या दिक्कत है? बोले अरे जहां राम जी पैदा हुए थे वो मंदिर नहीं है, राम जी मंदिर में नहीं पैदा हुए, मस्जिद में पैदा हुए थे। और जब वहां मस्जिद है तो मंदिर कैसे बनाए? मुसलमान बनने नहीं दे रहे। अब हमारे लोगों ने कहा मुसलमान नहीं बनने दे रहे, देख लेते हैं। तो ये जो है ना, इसको ऐसे दोनों, इसको ऐसे ये किया और कहा चलो देख लेते हैं। तो जिनको दिल्ली जाना चाहिए था, अगर दिल्ली जाते तो 52 को 52% मिलता,
क्रीमी लेयर हटता, मंडल की सारी सिफारिशें लागू होती तो करोड़ों नौकरियां ओबीसी के लोगों को मिल गई होती। लेकिन करोड़ों नौकरियों के लिए नहीं गए, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आया। और मंदिर समझ में आया तो मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद को घेर लिया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया। अब जिस काम को हाथ में लेते उसको फतेह तो कर ही लेते हैं, हाथी जैसी ताकत है। जब अंग्रेजों को भगाना था तो भगा लिए, और जब मस्जिद के खिलाफ जुटे तो मस्जिद भी ढा दिए। तो जिस काम को हाथ में लेते फतेह कर देते हैं, लेकिन कौन सा काम हाथ में लेना है यही नहीं पता है, यही समस्या है। इसीलिए यात्रा चला है। तो इतना बड़ा काम कर दिए, बाबरी मस्जिद गिरा दिए। अब चलो करोड़ों नौकरियों को लात मार दिया और बाबरी मस्जिद गिरा दिया, तो मंडल कमीशन का मामला तो हवा में उड़ गया और कमंडल का मामला चर्चा में आ गया कि मंदिर कब बनेगा, किसने गिराया, जेल होगी कि फांसी होगी तो क्या होगी। चलो अब मंदिर बन रहा है, अब तो बन रहा है। तो एक भी ओबीसी के आदमी को मंदिर के ट्रस्ट में रखा क्या? हम लोग तो पहले से कह रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों, मंदिर की कितनी भी लड़ाई लड़ो, लेकिन घंटा बजाने के लिए भी तुमको वहां पंडित लोग रखने वाले नहीं है। हम तो पहले से कह रहे हैं। अभी रखने का तो छोड़ो, जब शिलान्यास हो रहा था अयोध्या में तो विनय कटियार को शिलान्यास की हवा लगने दिया क्या? तो इसमें रखने की तो छोड़ो, शिलान्यास की हवा नहीं लगने दिया। और जब शिलान्यास के समय एक मोदी का पीढ़ा था जिसपे मोदी जी बैठे थे, एक मोहन भागवत का पीढ़ा था जिसपे मोहन भागवत बैठे थे। तो जो मोहन भागवत का पीढ़ा था वो मोदी के पीढ़े से थोड़ा ऊंचा था। थोड़ा ऊंचा क्यों था? कि पता चलना चाहिए कि एक बैकवर्ड क्लास बैठा है, एक ब्राह्मण बैठा, पता तो चलना चाहिए, थोड़ा तो अंतर होना चाहिए। तो ये हमारे लोग समझने की जरूरत है कि मंदिर की लड़ाई लड़े, लेकिन ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। हमने कहा अरे भाई बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, दूसरे ओबीसी के लोग अच्छे आदमी नहीं होंगे, लेकिन विनय कटियार तो बढ़िया वाले हैं, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हैं, उमा भारती तो बढ़िया वाली है, परवीन तोगड़िया तो बढ़िया वाले हैं, इनको ही रख लेते, दूसरे को ना रखते, कोई बात नहीं, इनको रख लेते। जिन्होंने कुर्बानी दिया उनको भी नहीं रखा। इसका मतलब यह है पिछड़ों का इस्तेमाल करो और फेंक दो, पिछड़ों का इस्तेमाल करो और फेंक दो। पिछड़ों का इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तो मैं अब आप लोगों से कहना चाहता, सीधे सीधे कहना चाहता, मंदिर की कमाई कौन खाता है? कोई कुर्मी, कोई यादव, कोई मौर्या, कोई गरड़िया, कोई खटीक, कोई धोबी, कोई पासी, कोई चमार खाता है? नहीं खाता है। मंदिर की कमाई कौन खाता है? ब्राह्मण खाता है। तो जो मंदिर की कमाई खाता है वो मंदिर की लड़ाई लड़े, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया। पंडितों ने बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में गए तो पंडितों को भी अधिकार दे दिया, तुम भी अपनी लड़ाई लड़ो। तो दे दिया, तो दिया हुआ है। तो पंडित मंदिर की कमाई खाता है तो मंदिर की लड़ाई लड़े, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन पिछड़े वर्ग का आदमी, शेड्यूल कास्ट का आदमी, शेड्यूल ट्राइब का आदमी, ये मंदिर की कमाई तो खाता नहीं। ये तो अपनी ना कमाई खाता है। उसकी कमाई क्या है? खेती। उसकी कमाई क्या है? शिक्षा। उसकी कमाई क्या है? आरक्षण। उसका कमाई क्या है? रोजगार। वो इसकी कमाई खाता है, तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जब तुम पंडित की लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? हम लोग पंडित की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी शिक्षा गायब हो गई, हमारा आरक्षण गायब हो गया, हमारी खेती घाटे में चली गई, क्योंकि हम अपनी लड़ाई लड़ ही नहीं रहे, हम तो पंडित की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पंडित का काम बन रहा है, एक मंदिर के बाद 10 मंदिर बन रहे, उसकी कमाई बढ़ रही है और हमारी खेती घाटे में पहुंच गई। अरे जमीन ही चली जाने वाली थी। ये तो सलाम है उन 750 किसानों को जिन्होंने अपनी शहादत दे करके 3 कृषि कानूनों को वापस करवा ली। लेकिन किसान आज भी कह रहे हैं हमें एमएसपी की गारंटी दो। अब क्या गलत कह रहे हैं किसान? गलत क्या कह रहे हैं? जिस कुर्सी पर आप लोग बैठे हो, इसको जिसने बनाया उसने निर्धारित किया ये कितने में बिकेगा।
ये कैमरा चल रहा है, इसको जिसने बनाया ये 10,000 में मिलेगा, 15,000 में मिलेगा, 20,000 में मिलेगा, जिसने बनाया उसने तय किया। गाड़ी से हम लोग आए हैं, वो 10 लाख में मिलेगी, 15 लाख में मिलेगी, जिसने बनाया उसने तय किया। ये माइक पर हम बोल रहे हैं, जिसने बनाया उसने तय किया ये कितने में बिकेगा। लेकिन क्या ये बात हमारे ऊपर भी लागू है? क्या ये बात किसानों के ऊपर भी लागू है? ये बात किसानों के ऊपर लागू नहीं है। हमने किसानों को पूछा कि आलू कितना पैदा हुई, तो हमारे अंबेडकर नगर के किसानों ने हमको बताया कि इस बार आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई। कल बाराबंकी के किसानों ने भी बताया कि आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई। तो हमने कहा चलो तो इस बार तो फायदा है आप लोगों का। बोले फायदा क्या है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। जब किसान के घर में ज्यादा पैदा हो जाए तो कोई पूछेगा नहीं, मतलब रेट गिर जाएगा। जब आप ज्यादा पैदा करोगे तो रेट डाउन हो जाएगा। अब आज की स्थिति यह है कि 3 रुपया किलो में आलू खरीदा जा रहा है। 300 रुपया कुंटल में आलू किसानों के यहां से बनिया लोग खरीद रहे हैं। इतना ज्यादा रेट गिर गया क्योंकि बढ़िया पैदा हो गई। जब बढ़िया पैदा हो गई तो रेट नहीं मिलेगा तो घाटा, और अगर पैदा ही ना हो तो घाटा ही घाटा है। तो दोनों स्थिति में घाटा, क्योंकि हम लड़ाई कहां इसकी लड़ते हैं, हम लड़ाई तो पंडित की लड़ते हैं। तो ये किसानों को एमएसपी कहां से मिलेगी? जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे थे तब फैजाबाद के किसान सोच रहे थे हमारा मामला थोड़ा है, वो तो दिल्ली के किसानों का मामला है। सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? तो जब हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमें फायदा कैसे हो? तो इसलिए खेती किसानी घाटे में चली गई। अगर सरकार चाहे तो इसको फायदे में कर सकती है। जितना लागत आप लगाते हो उसमें 25% मुनाफा जोड़कर आपको एमएसपी की गारंटी दे सकती है, और फिर आपके इलाके में ही चिप्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा सकती। आलू पूरे देश और पूरी दुनिया में पैदा नहीं होता, कुछ ही इलाकों में आलू पैदा होता है, लेकिन चिप्स पूरे देश और पूरी दुनिया में खाया जाता है। इस इलाके में अगर बड़ी फैक्ट्री चिप्स की लग जाए, आलू से बनने वाली तमाम चीजों की लग जाए, तो किसानों को बढ़िया कीमत मिलेगी, किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, और देश का भी विकास होगा और देश के लोगों का भी विकास होगा। लेकिन सरकार कह रही है हम देश का विकास करने के लिए तो तैयार है, मगर देश के लोगों का विकास करने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब ने भी गांधी जी को यही पूछा था कि गांधी जी आप तो आजादी का आंदोलन चला रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि ये देश की आजादी है या देश के लोगों की भी आजादी है? गांधी जी ने उस समय जवाब नहीं दिया था। और आज ये जो विकास की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं? हमने तो ये हाईवे बनाया, हमने ये हाईवे बनाया, हमने ये हाईवे बनाया। अरे उस हाईवे पर हमारा आदमी चढ़ भी सकता है क्या जो हाईवे तुम बना रहे हो? देश का किसान, देश का मजदूर उस पर चढ़ भी सकता है क्या जो हाईवे तुम बना? उस पर साइकिल अलाउ नहीं है, मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है, बैलगाड़ी अलाउ नहीं है, जिससे हम चलते हैं वो अलाउ नहीं है। और छोटी मोटी कार अगर हमारे पास में है तो उसको लेकर के भी उस हाईवे पर जा नहीं सकते हैं। तो फिर उस हाईवे का मतलब हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो विकास का मतलब है हमारी शिक्षा का विकास होना चाहिए, चिकित्सा का विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। हमारे लिए तो विकास ये है, मगर जो हमारे लिए विकास है वो तुम्हारे लिए विकास नहीं है। तुम्हारे लिए तो हाईवे विकास है। क्यों? क्योंकि तुम हाईवे इसलिए बना रहे हो ताकि मल्टीनेशनल कंपनियों को आने वाले समय में पूरे देश को कब्जे में दिया जा सके। ये बात हमें भी समझ में आ रही है, केवल तुम्हें ही समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन की क्या हालत है आप देखो। प्राइमरी में जो लड़का पढ़ता है कक्षा 8 पास हो जाए, कक्षा 8 तक तो बगैर टेंशन के ही पास हो जाता, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फेल ही नहीं होना। जब फेल नहीं होना, ना गार्जियन को टेंशन ना बच्चे को टेंशन, पास हो गया। और कक्षा 8 पास होने के बाद में क्या करे? उसको कहो अपना नाम लिख, अपने बाप का नाम लिख, अपने माँ का नाम लिख, अपने दादी का नाम लिख, अपने बाबा का नाम लिख। ज्यादा इधर उधर का नहीं, 5 नाम उसके घर का ही सही सही लिखवा लो तो जानो 90% फेल हो जाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। सवाल यह है कि जो नाम नहीं लिख पाएंगे
कौन से आईएएस बनेंगे, कौन से पीसीएस बनेंगे, कौन से डॉक्टर बनेंगे, कौन से वकील बनेंगे, कौन से इंजीनियर बनेंगे, फिर वो ये 5 किलो राशन वाले मजदूर बनेंगे। ये बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, आपकी जड़ों में गर्म पानी डाला जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा लिख लो अपनी दीवालों पर, शासक हैं हम उस देश के, तब दीवालें नहीं थी हमारे लोगों के पास में, लेकिन विजन ऊपर किया हमारे लोगों का, सोचो तुम्हें शासक बनना है। जब कुछ नहीं था तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा सोचो तुम्हें शासक बनना है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, अपने लोगों को विजन ऊपर किया कि सोचो तुम्हें शासक बनना है। काशीराम साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, कहा सोचो तुम्हें शासक बनना है। जिनकी सोच हमारे महापुरुषों ने शासन तक पहुंचाया, आज आरएसएस बीजेपी के लोग हमारे लोगों की सोच राशन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विजन अब करना होगा, नहीं करोगे तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। एजुकेशन खत्म हो गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे हम तो अपने बच्चे को नर्सरी में पढ़ाते हैं, चलो नर्सरी में कहां तक पढ़ाओगे, बहुत मेहनत करोगे, हाई स्कूल तक पढ़ाओगे, इंटर तक पढ़ाओगे, उसके बाद जब नीट की तैयारी के लिए कोटा भेजना होगा तो 25-50 लाख रुपए कहां से लाओगे, तब तो नहीं है ना, फिर क्या करोगे। मोदी जी ने कहा अरे भाई रोजगार कहां मिल रहा है, आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बनना बड़ा कठिन हो गया है, क्यों उसके चक्कर में पटेल जी पढ़ रहे हो, चौरसिया जी क्यों पढ़ रहे हो उसके चक्कर में, विश्वकर्मा जी क्यों पढ़ रहे हो उसके चक्कर में। अरे तुम्हारा लड़का हाई स्कूल इंटर कर लिया ना, हमने स्किल डेवलपमेंट ला दिया है, चलो बढ़ई है तो बढ़ई का काम सीख लेगा, लोहार है तो लोहार का काम सीख लेगा, नाई है तो नाई का काम सीख लेगा, कुर्मी है तो खेती का काम सीख लेगा, माली है तो बागवानी सीख लेगा, जो उसका जाति पेशा है वो सीख लेगा, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। और स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमारे जो दोस्त है अडानी अंबानी, उनके यहाँ 5,000 की नौकरी लग जाएगी, 5,000 की नौकरी लग जाएगी। और नौकरी की सीमा हमने 8 से बढ़ा करके 12 घंटे का कर ही दिया है, क्योंकि लॉकडाउन में उद्योगपतियों का बहुत घाटा हो गया है। अब उस घाटे की भरपाई तो मजदूर ही करेगा, तो 8 घंटे से 12 घंटे नौकरी हो। 8 घंटे की नौकरी होती है, 12 घंटे की नौकरी गुलामी होती है। मतलब हमारे लोगों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। इसलिए एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन चौपट कर दिया, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन महंगा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी जब 14 में आए थे, कहा देश नहीं बिकने दूंगा। हमारे लोग बहुत खुश हो गए जब देश का नाम आता। आरएसएस वाले बहुत सही पकड़ लिए हैं ना। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने कहा अखंड भारत बना, अरे झूम ही गए हमारे लोग। जैसे ही देश का नाम आता, देश हमारा है तो देश के प्रति संवेदना तो हमारे ही अंदर रहेगी। मोदी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, झूम गए हमारे लोग। अरे लग रहा है कि अमेरिका को बैनामा होने वाला था, मोदी जी आ गए, बस बचा लिए, दे दिया वोट, मोदी जी को प्रधानमंत्री बन गए। फिर कहा देश नहीं बचने दूंगा, पहले कहा देश नहीं बिकने दूंगा, और जब प्रधानमंत्री बन गए तो कहा देश नहीं बचने दूंगा। तो पहले वाला तो माइक पर बोला था देश नहीं बिकने दूंगा, तो सबको पता चल गया, और देश नहीं बचने दूंगा ये मन ही मन कह लिया तो किसी को पता नहीं चला कि देश की एक एक संपत्ति जब तक अडानी और अंबानी को नहीं दे देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मोदी जी ने प्रण कर लिया, रोज बेच रहे, रोज बेच रहे, रोज बेच रहे, रोज बेच रहे। पहले अनपढ़ आदमी रेलवे में जाता था, परमानेंट हो जाता, गांव से 10 आदमी और लेके जाता था, वो भी परमानेंट हो जाते। आज जो बीटेक करता है लड़का, ग्रेजुएट इंजीनियर जिसको कहा जाता है, उसको भी सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी करता है। जब तक शादी नहीं होती तब तक रहता है, नोएडा में रहता है, गाजियाबाद में रहता है, और कहीं रहता है। और जब शादी हो जाती है तो कहता है अब मन नहीं लग रहा है, घर ही आकर कुछ करें। तो ये स्थिति है पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंजीनियर की। यहाँ जितने लोग बैठे, अगर किसी को अपने लड़के के लिए बहू खोजना या लड़की के लिए दामाद खोजना, तो सबकी इच्छा है सरकारी नौकरी वाला बहू या दामाद मिलना चाहिए। सवाल है जब सरकारी कुछ होगा तब ना सरकारी नौकरी होगी।
और जब सरकारी नौकरी होगी तब सरकारी नौकरी वाला दामाद मिलेगा, बहू मिलेगा, जो पढ़ रहा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं तो मिलेगा कहां से। और ये जो आरक्षण है ये तो सरकारी में आरक्षण है ना। जब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा सरकारी न रहेगा आरक्षण। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को पूछा गया, एक लड़की ने पूछा, क्या आपकी सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, हम आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहते, हम आरक्षण को ऐसी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं जहां आरक्षण का होना और ना होना दोनों एक बराबर। अब हो गया, सब प्राइवेट हो गया, आरक्षण जीरो हो गया, संविदा का सिस्टम आ गया। अब संविदा से आगे भी आउटसोर्सिंग आ गया। आप जाओ सरकारी अस्पताल में, जितने स्टाफ हैं पूछो कितने सरकारी हैं, सारे के सारे आउटसोर्सिंग वाले। उसी पद पे जो सरकारी है उसकी सैलरी 60,000 है, और उसी पद पे जो आउटसोर्सिंग से आया है उसकी सैलरी 10,000 है। उसमें भी अगर वो 2,000 कमीशन नहीं देगा तो उसका अगली साल करे रिन्यूअल नहीं होगा। बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। आरक्षण जीरो हो गया। अब जब आरक्षण जीरो हो गया तो पंडितों ने कहा, साला आरक्षण के नाम पर अभी तक ये लड़ाई लिए, वोट बटोर लिए, अब हम बटोरेंगे वो। तो कहा, अरे पटेल जी, सारा आरक्षण तो यादव जी ले गए, आपके पास क्या है? आप खड़े हो जाओ यादव जी के खिलाफ में लाठी लेकर के। तो पटेल जी यादव जी के खिलाफ में लाठी लेकर खड़े हो गए कि जीरो जो हो गया आरक्षण, उस जीरो में से सब यादव जी लेकर के चले गए। इसलिए पटेल जी यादव जी के खिलाफ में लाठी लेकर के खड़े हो। फिर पंडित जी चले गए मौर्य जी के पास में और कहा, अरे मौर्य जी, यादव जी और पटेल जी मिलकर के सब ओबीसी का आरक्षण खा लिया। तब मौर्य जी लाठी लेकर के जीरो में पटेल जी यादव जी कैसे ज्यादा खा लिए? तो मौर्य जी लाठी लेकर के यादव जी और पटेल जी के खिलाफ खड़े हो। और विश्वकर्मा जी के यहाँ, चौरसिया जी के यहाँ चले गए, कहा यादव कुर्मी मौर्य मिलके सब खा लिए, तुम लाठी लेके इनको दौड़ा लो। तो ये आपस में ही मुड़फुड़ौल का कार्यक्रम शुरू कर दिया और आपस में एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं और मजा पंडित जी मार रहे हैं, दूर से मुस्कुरा रहे खड़े होकर के कि क्या मजा आ रहा है, सब लड़ रहे हैं, सबका आरक्षण हम खत्म कर रहे हैं, सबकी शिक्षा हम खत्म कर रहे हैं, हमने जीरो किया और ये जीरो में आपस में हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। हमने कहा, अरे भाई बीजेपी वालों, अब तो उत्तर प्रदेश में भी तुम्हारी सरकार है और दिल्ली में भी तुम्हारी सरकार, दो काम कर। एक काम तो पहला ये कर लो कि तुम बहुत झगड़ा लगाते हो कि यादव खा लिए, फलाने खा लिए, धमाके खा लिए, तो पहले तो जाति आधारित जनगणना कर। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा कि आजादी के 75 साल में किसका कितना विकास हुआ, ये पता चल जाए। और जिसका ज्यादा हो गया उसको छोड़ देना, और जो पीछे रह गए हैं उनको स्पेशल व्यवस्था दे करके उनको आगे ले जाना। कोई यादव इसका विरोध कर रहा है, जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए? विरोध नहीं कर रहा बल्कि लड़ाई लड़ रहा है, होनी चाहिए। कोई कुर्मी, कोई मौर्य, कोई गरड़िया, कोई ओबीसी, कोई मुसलमान इसका विरोध कर रहा? नहीं कर रहा। कौन विरोध कर रहा है? ब्राह्मण विरोध कर रहा है। ब्राह्मण क्यों विरोध कर रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है, ये मुहावरा है, कहावत है। ब्राह्मण को पता है, अरे यादव को भी कुछ नहीं मिला, कुर्मी को भी कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, सारी मलाई तो हम ही खाए। और जिस दिन जाति आधारित जनगणना होगी उस दिन ये पता चल जाएगा कि अरे तो सारा का सारा ये ले गए, हम तो आपस में लड़ रहे हैं। तो अभी जो कुर्मी यादव के खिलाफ लाठी ताने खड़ा है, मौर्य यादव कुर्मी के खिलाफ लाठी ताने खड़ा है, विश्वकर्मा जी, चौरसिया जी, निषाद जी यादव कुर्मी मौर्य के खिलाफ लाठी लिए खड़े हैं, वो सब लाठी इकट्ठा आ जाएगी और पंडित जी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये बात तो पंडित जी को पता है कि अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो उससे ये आंकड़े आने वाले। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारा कहना है ना कि यादव लोग ज्यादा ले गए, कुर्मी लोग ज्यादा ले गए, अभी तुम्हारी सरकार है तो जिनको नहीं मिला उनको देने के लिए स्पेशल प्लान बनाओ ना। कौन मना किया? तुम्हारी सरकार है ना, यूपी में है, दिल्ली में, मोस्ट बैकवर्डों को, मोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट को देने के लिए उनको दो ना अलग से रिजर्वेशन, क्यों नहीं दे रहे? दो।
अरे जब सरकारी नौकरी ही नहीं है, लोगे कहां से? सरकारी नौकरी ही खत्म हो गई और जीरो में लाठी चलवाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये भी हम लोगों को समझने की जरूरत है, कितनी बड़ी लड़ाई चल रही, और ये सारा हमारा खत्म हो रहा है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? अरे मुसलमानों को थोड़ा टाइट करना पड़े। क्या पढ़ाया जा रहा है बैकवर्डों को? मुसलमानों को थोड़ा टाइट करना पड़े। तो टाइट कैसे होगा मुसलमान? क्योंकि ब्राह्मण जानते हैं ओबीसी की लड़ाई लड़ेगा, एससी की लड़ाई लड़ेगा, एसटी की लड़ाई लड़ेगा। कब तक? जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा तब तक। क्योंकि इसको समझा के हिंदू नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि अगर ब्राह्मण समझाने आएगा कि हम हिंदू हैं तो हम कहेंगे, कहो पंडित जी हमको शूद्र क्यों बनाया था जब हम भी हिंदू तुम भी हिंदू? तो बोलता है झंझट का काम है, इनको समझा करके हिंदू नहीं बनाया जा सकता, बहुत झंझट का काम। तो इनको हिंदू कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि हिंदू बनाए बगैर ये हमको वोट देंगे नहीं। 3 समय में हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू होते हैं। जब वोट देना हो तो बहुत बढ़िया वाले हिंदू, मुसलमान से लड़ना हो तो बहुत बढ़िया वाले हिंदू, चंदा देना हो तो बहुत बढ़िया वाले हिंदू। 3 समय हिंदू हैं। जब अपने अधिकार की बात करें तब हिंदू नहीं, तब अहिर गड़िया कुर्मी कोयरी हो जाते, तब हिंदू नहीं रहते। वो जानते हैं समझा कर हिंदू नहीं बनाया जा सकता। मुसलमानों का विरोध करने से ये तुरंत प्रक्रिया में हिंदू बन गए। तो अभी क्या चल रहा है? एक तरफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जाति आधारित जनगणना के लिए 25 मई को भारत बंद करने जा रहा है। ईवीएम घोटाले के विरोध में भारत बंद करने जा रहा है। हमारी यात्रा भी चल रही लोगों को जगाने के लिए। तो पंडित लोगों को लग रहा है ओबीसी के लोग जाग ना जाए, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं? अजान बंद होनी चाहिए। इस मौसम में हनुमान जयंती इसके पहले कभी मनाई गई मुझे तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अब जहां अजान बजेगी वहीं बजरंग दल के लोग हनुमान चालीसा बजाएंगे। बजरंग दल में कौन लोग हैं? बजरंग दल में हमारे बैकवर्ड क्लास के जाहिल लोगों की फौज रखी गई, कोई दूसरा नहीं है। विनय कटियार जो है वो पहले अध्यक्ष थे बजरंग दल के। जब ओबीसी के मंडल कमीशन को दबाना हुआ और कमंडल का आंदोलन चलाना हुआ तो बजरंग दल का अध्यक्ष विनय कटियार को बनाया गया था। तो बजरंग दल में मैक्सिमम ओबीसी के लोग हैं और कुछ जाहिल शेड्यूल कास्ट और आदिवासी लोग भी बजरंग दल में रहते हैं। मतलब ब्राह्मण बजरंग दल में नहीं रहते हैं। जब मुसलमान के घर पे हल्ला मारना होता है तो ब्राह्मण 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं और ओबीसी के लोगों को आगे करते। जाओ अजान बंद करवाना तो ओबीसी के लोग। अच्छा ये बताओ, संविधान में सब धर्म को अपने अपने धर्म के अनुसार सबको मानने का अधिकार। तुम मंदिर में घंटा बजाओ, अजान बजाए, इसके लिए किसको क्या दिक्कत है? और ये तो बज रहा है हमेशा। कोई घूंघट निकाल रहा है, कोई बुर्का पहन रहा है, कोई हिजाब पहन रहा है। अच्छा चलो अगर अजान बंद हो जाए, बुर्का बंद हो जाए, हिजाब बंद हो जाए, रोजगार मिल जाएगा, आरक्षण बच जाएगा, शिक्षा बच जाएगी, जमीन में जो फसल पैदा करते हो उसका भाव मिल जाएगा। तो अजान चले या बंद हो उससे तुम्हारा नुकसान क्या है, फायदा क्या है? इसका मतलब इससे कोई नुकसान फायदा नहीं है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। नान यीशु को यीशु बनाया जा रहा है और यीशु को नान यीशु बनाया जाए। जो नान यीशु है, अजान कोई मुद्दा नहीं है। अखबार में पहली हेडिंग अजान की आती है। जो नान यीशु है उसको यीशु बनाया जा रहा है, जो यीशु है हमारा उसको नान यीशु बनाया जा रहा है। तो ये अब हम लोगों को तय करना है कि अब हम अपने यीशु के लिए लड़ेंगे, किसी भी नान यीशु के लिए नहीं लड़ेंगे। चाहे अजान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जो भी हो, किसी भी नान यीशु के लिए नहीं लड़ेंगे, यीशु के लिए लड़ेंगे। एक बात। दूसरा बात, हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये तय करके लड़े। मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं है, ये तय करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी हमारे आरक्षण का विरोध, हमारी शिक्षा का विरोध, हमारे आंदोलन का विरोध मुसलमान नहीं करते, हमेशा ब्राह्मण करते हैं। इसलिए हमारे दुश्मन मुसलमान नहीं है, इसलिए हम मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे। ये भी हम लोगों को तय करना हो। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि मुसलमानों की हालत सच्चर कमीशन ने कहा कि अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब हो। इसका मतलब जीरो हो गए। अब पढ़े लिखे लोग हो आप लोग बताओ,
कि जीरो में अगर बड़ी से बड़ी संख्या को जीरो से गुणा किया जाए कितना होगा? जीरो होगा ना। तो जीरो से अगर ओबीसी लड़ेगा तो कितना होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब मुसलमानों से लड़ा करके ब्राह्मण लोग हमको जीरो करना चाहते, तो हम जीरो बनने के लिए लड़ेंगे क्या? अब जीरो बनने के लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे, ये हमको तय करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि मुसलमानों के खिलाफ क्या कर सकते हैं? अधिकारियों ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते। कहा कुछ क्यों नहीं कर सकते? कहा कांग्रेस ने सब कर दिया है जितना करना। कहा क्या कर दिया है? कहा गुलाम भारत में 33% मुसलमान प्रशासन में थे, कांग्रेस ने उनको 1.5% तक ला दिया। अब उसके नीचे आप कहां ले जाओगे? खाने में जितना चटनी होता है इतना तो रखना पड़ेगा, क्योंकि खाड़ी देशों से तेल लाना पड़ता है, और तेल लेने के लिए जब कोई मुस्लिम अधिकारी सौदा करने के लिए जाता है तो उनको अच्छा लगता है भारत एक सेकुलर देश है, तो इतना तो कम से कम रखना पड़ेगा। हम और मुसलमान 75 साल से लड़ रहे हैं, हम और मुसलमान 75 साल से लड़ रहे हैं। मुसलमानों का सत्यानाश हो गया और हमारा भी सत्यानाश हो गया, इसलिए अब अलग अलग लड़ने की जरूरत नहीं। और भारत में जो मुसलमान है वो अरब ईरान से तो आए हुए लोग हैं नहीं। जो मुगल थे वो विदेशी थे, वो तो मर गए, खप गए, और जो बचे थे वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन भारत में जो मुसलमान है वो तो यहीं के हैं, कन्वर्ट हो गए। इधर नाई था उधर हज्जाम हो गया, इधर यादव था उधर घोसी हो गया, इधर खटी था उधर कुजड़ा हो गया, यहीं का है। उधर जाके वही काम कर रहा है। तो वो भी हम अगर धर्म बदल जाए डीएनए थोड़े बदलता है। इसीलिए तो डीएनए रिपोर्ट आ गई कि भारत के जो मुसलमान हैं और जो भारत में SC ST OBC के लोग हैं उनका डीएनए एक है। तो रिपोर्ट आ गई कि हम भारत के मूल्यवासी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, और ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशिया से मिलता है, ये भी रिपोर्ट आ गई। ब्राह्मण विदेशी, और ब्राह्मण हमको बताते रहते, हम नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार अगर हम लोग खरीदें दूसरे को चलाने के लिए देते हैं? नहीं देते। क्यों नहीं देते? अगर नई खरीदा है इसका पैसा थोड़े लगा है, ये बेदर्दी से चलाएगा और खराब कर देगा हमारी साइकिल मोटरसाइकिल। जब हम साइकिल मोटरसाइकिल कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते तो देश अपना दूसरों को चलाने के लिए क्यों दे रहे हैं? और देश दूसरों को चलाने के लिए दिया, इसलिए देश का सत्यानाश हो। आज वो जितना गाना गाते हैं ना, भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, तो उनको पूछो किसके समय में था? किसी ब्राह्मण शासक के समय में भारत कभी विश्व गुरु, कभी सोने की चिड़िया रहा है? कभी नहीं रहा है। जब हमारे पुरखों का शासक था मौर्य के समय में भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। आज किसी का बच्चा अगर अमेरिका में पढ़े तो ढोल ठोक के बताएगा करे हमारा लड़का अमेरिका पढ़ा। तब दुनिया के लोग गर्व करते थे उनका लड़का भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जाके देखो बिहार नालंदा में कौन से लोग हैं, वहां नालंदा जिले किन लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई? हमारे पुरखों ने भारत को विश्व गुरु बनाया, सोने की चिड़िया बनाया। आप अपने घर का मालिक दूसरे को बना दे, घर का विकास होगा, सत्यानाश होगा? सत्यानाश होगा। ऐसे देश का मालिक दूसरे को बना दिया तो देश का सत्यानाश होगा। आज विश्व बैंक के सामने कटोरा लेकर के खड़ा है। 200 यूनिवर्सिटियों में भारत का कोई नंबर नहीं, और मोहन भागवत कहते हम विश्व गुरु बनाए, हम अखंड भारत। अरे तुमने तो खंड खंड भारत कर दिया भाई। सम्राट अशोक के समय का नक्शा देखो, अफगानिस्तान तक भारत था, और तुमने तो नेहरू ने कश्मीर का जिम्मा लिया और कश्मीर भी पाकिस्तान को दे दिया। तुम अखंड भारत की बात करते। कश्मीर में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहां से आ गया? तुम बहुत बहादुर थे तो, और आज तुम कश्मीरी पंडितों का रोना रो रहे हो। वो बहुत बहादुर थे तो भाग खड़े क्यों हुए, लड़े क्यों नहीं हो? और हमारे बैकवर्ड लोग देख करके बहुत आंसू बहा रहे हैं। क्या अन्याय हो गया पंडितों के ऊपर,
अरे वहां पंडित ही रहते थे, वहां बढ़ई का कोई काम नहीं था, लोहार का कोई काम नहीं था, धोबी का कोई काम नहीं था, पान लगाने वाले का कोई काम नहीं था, खेती करने वाले का कोई काम नहीं था, पशुपालन करने वाले का कोई काम नहीं था। उनके बारे में भी कुछ है को कहां गए? उनके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, क्या हुआ, उनके बारे में भी कुछ है? न्याय की लड़ाई लड़नी पड़े। देखो हम तो किसान हैं, किसान कभी अन्याय की बात नहीं करता। पहले तराजू से तौल कर अनाज बेचा जाता था, अब तो कांटे पर बेचा जाओ, पहले तराजू से तौल के बेचा जाता। तो तराजू से तौला जाता था और तौलने के बाद में जब तौल पूरी हो जाती थी, जितना देना होता था, तो किसान क्या कहता था? जिस बर्तन से दे रहा होता था उसी से उठाता था और थोड़ा और उसको दे देता था। क्यों दे देता था? तुम्हारा हक हमको नहीं खाना है, तुम ही थोड़ा और ज्यादा ले। ये है ईमानदारी। मगर ईमान शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ही नहीं है, संस्कृत भाषा में ईमान और ईमानदारी नहीं है, ये ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ही नहीं है। तो ईमानदार हैं। जो ईमानदार है नहीं वो न्याय कैसे करेगा? वो न्याय कर नहीं सकता। वो न्याय की बात कर सकता है मगर न्याय कर नहीं सकता है। अगर देश में न्याय स्थापित करना, जब हमारे पुरखों का राज था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, फिर भारत को विश्व गुरु बनाना पड़ेगा, सोने की चिड़िया बनाना पड़ेगा। लेकिन कोई विदेशी नहीं बना सकता है। इस देश का मूल निवासी जब शासक बनेगा तो वही बना सकता है। तो इसलिए ये लक्ष्य भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लेकर के चल रहा। जो हमारी आबादी 85 से 90% है, तो हम इस देश के शासक भी बन सकते हैं और इंसाफ भी कायम कर सकते हैं। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबकी गिनती करो, झगड़ा सारा खत्म है। जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा लागू करो और सब कमाएंगे, सब पैदा करेंगे, सब मेहनत करेंगे, सबका विकास होगा। जब सबका विकास होगा तो अपने आप ही देश का विकास होगा। लेकिन ब्राह्मणों का उल्टा, केवल ब्राह्मणों का विकास करना है, सबका सत्यानाश करना है, इसलिए देश कंगाल हो रहा है। तो ये लड़ाई साथियों हम लोगों को लड़नी पड़ेगी और इस देश में इंसाफ कायम करना पड़ेगा। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दे। हमारे कुछ लोग बहुत निराश हो गए जब 22 के चुनाव का रिजल्ट आया। कुछ लोग हमको भी मिले जब हमने अपनी यात्रा शुरू किया तो, और वो कहने लगे पटेल जी अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो कोई बोल भी नहीं पाएगा, अब तो योगी लाठी मरवाएगा, मोदी लाठी मरवाएगा। हमने कहा देखो हमारी यात्रा तो 26 मार्च से शुरू हो गई, 10 को रिजल्ट आया और 26 से हमारी यात्रा शुरू हो गई और 22 को पहले चरण का हमारा धरना प्रदर्शन है, 18 तारीख को रैली प्रदर्शन है और 25 मई को भारत बंद है। तो हमें तो योगी के लाठी और डंडे की डर नहीं है और ना ही बुलडोजर की डर है। हमें तो योगी के लाठी डंडे की डर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज की तारीख में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ने देश में वो ताकत बना लिया है जिससे सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है तो आरएसएस डरता है। हमारे लोगों को उस ताकत का अंदाजा नहीं है, हमारे लोगों को उस ताकत का पता नहीं है, लेकिन हमें अपनी ताकत का पता है और हमारे दुश्मनों को भी हमारी ताकत का पता है। इसलिए वो हमको छेड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं छेड़ने से घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। इसलिए वो छेड़ने की कोशिश नहीं करते। हो हमारे संगठन में तोड़ फोड़ कर सकते हैं, हमारे कुछ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि हमको छेड़ दे। तो इसलिए अब इस आंदोलन को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है, ये आंदोलन रुक नहीं सकता। 13 पॉइंट रोस्टर पर जब भारत बंद किया हम लोगों ने, सरकार को झुकना पड़ा। एनआरसी सीए पर भारत बंद किया, 19,48,000 लोग जो असम में जिनको एनआरसी में बाहर किया गया था, अभी आरटीआई में रिपोर्ट आ गई, उसमें 1,000 कुछ लोग केवल बचे हैं, बाकी सब का मामला का समाधान हो गया। और अभी सरकार आरएसएस बीजेपी दोबारा एनआरसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वामसेत की वजह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सबका मुद्दा बन गया। हम तो केवल मुसलमानों का कह रहे थे और इन लोगों ने इसको सबका मुद्दा बना दिया। तो अब तो ये हमारी पिच पर आकर हमें ही आउट करने के लिए तैयार है, तो इसलिए अब खतरा बढ़ गया है। तो साथियों ये आंदोलन बहुत मजबूत हो चुका है, बहुत आगे जा चुका है।
दीपक जब बुझने को होता है भवकता बहुत ज्यादा है। अभी ये जो भवक रहे हैं ना, दुनिया में बहुत बड़े बड़े अभी लोग सोच रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से इनको हटा दिया जाए, इसलिए लोग मशीन में वोट डाल रहे हैं, उस पर विश्वास जता रहे हैं और ये मशीन में घोटाला करते जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन इससे विश्वास हट गया, हम तो केवल चुनाव तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों को जमीन पर खींचकर पटकने का काम जन आंदोलन ने किया है। बड़े बड़े तानाशाहों को पटकने का काम किया है। योगी और मोदी तो उसमें कुछ भी नहीं है, इनकी तो कोई औकात है नहीं। तो इसलिए साथियों, केवल इस लड़ाई को मजबूत करने की जरूरत है, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि 10 गुना शक्ति के साथ में इस कारवां को, इस आंदोलन को आगे बढ़ा। एक और बात कहना चाहता हूं और उसके बाद समाप्त। देखो, देश में 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है आरएसएस की, जो कि जहर है। लेकिन जहर फैलाने वाले लोगों ने टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपनी पहुंच हर घर तक बना लिया। झोपड़ी होगी उसके पास, लेकिन फ्री वाला एंटीना जरूर लगा। जब एंटीना लगा है तो आरएसएस की विचारधारा का केंद्र है। तो वो जो जहर फैलाना है, वो जहर की पुड़िया पर दवा लिख करके हर घर में डालने का काम कर। एक उनकी विचारधारा। आरएसएस की विचारधारा को दुनिया, भारत में अगर कोई काउंटर करने वाला संगठन है, वो फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा को लेकर के वामसेफ संगठन, जो काउंटर कर सकता है। तो जो जहर है, जहर को घर घर जहर वाले फैला रहे हैं और कह रहे हैं ये दवा है। तो हमारे लोग अज्ञानता में जहर को दवा समझ करके ले रहे हैं। लेकिन अगर जो दवा हमारे पास में है, फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा जो हमारे पास में है, अगर इस दवा को हम हर घर में पहुंचा दे तो जहर अपने आप ही बंद हो जाएगा और हम सफल हो जाएंगे। तो इसलिए पूरी ताकत लगा करके हमको, देखो, लोकतंत्र में छुरी तलवार गोली नहीं चलती। लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई होती है। जो अपने विचार समाज में स्थापित कर लेता है वो राज करता है। उन्होंने गलत ही सही अपने विचार स्थापित किए तो राज कर रहे हैं। हमें अपने विचार स्थापित करना है। अगर हम अपने विचार स्थापित कर लिए तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां राज करेगी। भारत में संविधान और लोकतंत्र अगर कोई बचा सकता है, केवल और केवल हम लोग बचा सकते हैं। बाकी किसी दूसरे तीसरे की हिम्मत आज की तारीख में है ही नहीं। बोलने की हिम्मत नहीं है, बचाने की लड़ाई लड़ने तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए साथियों, इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ, चूंकि समय भी ज्यादा हो रहा है, इतना ही बात कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुंडा।